सुबह के 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का आज हो रहा है मतदान। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, अब पूर्वांचल अपराध के लिए नहीं, निवेश और विकास के लिए जाना जाएगा। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी ताकत। और लखनऊ में आरएसएस के सह कारवार दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत के सही इतिहास की जानकारी लोगों को होगी उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में करीब 2,39,76,700 मतदाता 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 70 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि 719 पुरुष उम्मीदवार हैं। वहीं 339 निर्दलीय चुनावी मैदान में इन 89 विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 25,430 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें से 3,311 केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं। बाकी के 11,071 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। आयोग ने 89 आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से कई मतदान केंद्रों की व्यवस्था दिव्यांग कर्मी देखेंगे। 89 मतदान केंद्र पर्यावरण अनुकूल बनाए गए हैं, जबकि 611 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी महिला कर्मचारी संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीडा के 33वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसमें प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री की करीब 260 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। बंद उद्योगों को शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गति के कारण नए निवेश आ रहे हैं। पूर्वांचल अपराध के कारण नहीं, विकास के कारण जाना जाएगा। लोगों के सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। जो लोग दूसरे शहरों में काम करने जाते थे, उन्हें अब गोरखपुर में ही काम मिलेगा। की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट की अच्छे सेंटर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा? जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पे फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षणदाता होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है, उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। उसका परिणाम है
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव को संबोधित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कवाल में बवाल नहीं होता और न ही 1 महीने तक कर्फ्यू लगाया जाता है। अब विशेष समुदायों के लोगों से परेशान होकर आम लोग घर छोड़कर पलायन नहीं करते। अब हजारों हिंदू नौजवानों को जेल में नहीं बंद किया जाता, क्योंकि यह सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था। अब प्रदेश में अमन, चैन और विकास के रास्ते पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऐसे नेताओं पर कटाक्ष किया जिन्होंने प्रदेश को दंगे की आग में झोंका था और हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर बाहर रहना पड़ा था। उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर विकास फैलाती है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है, आज हर व्यक्ति देख रहा है। रामपुर में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। हाई प्रोफाइल रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से आसिम राजा और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारी चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और गलियों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। रामपुर में प्रशासनिक अधिकारी वोटरों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वह स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकते हैं। बूथ पर दी जाने वाली सुविधाओं को भी जांचा परखा जा रहा है, जिससे मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को पुलिस व्यवस्था को तैनात किए जाने और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर आपत्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा अपने पराभव के दौर में है, इसलिए वो अपनी खींच मिटाने के लिए गलत आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। मतदान के दिन कोई भय का माहौल न हो और पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को, पूरी पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना है। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना बिल्कुल नहीं है। मतदान केंद्र के अगर आईडी चेक करना हो तो ये पुलिस का काम नहीं है, ये पैरामिलिट्री देखेगी कोई गलत आदमी नहीं जा रहा है, या प्रिजाइडिंग अफसर देखेगा उसको। पुलिस का कोई काम नहीं है कि 4 जिलों की पुलिस, 5 जिलों की, 6 जिलों की पुलिस रामपुर में इकट्ठी करके और एक कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाए और हर मतदान केंद्र पर एक आतंक का साया नजर आए और लोग वोट डालने से डरें। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज से लोग उतर करके भाग रहे हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जानते हैं तो सूर्य अस्त होने वाला होता है, उसको कोई अपना प्राण करने के लिए नहीं जाता है। आज समाजवादी पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय है, उसका निर्णय आपके हाथों में है। रामपुर विधानसभा का निर्वाचन 5 नवंबर को संपन्न होना है। इसको लेकर के आज जनपदीय पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना और ऐसा माहौल हो जनपद में जिससे कि आम जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के बगैर किसी प्रलोभन के और बगैर किसी भय के स्वतंत्र तरीके से वो अपने मत का प्रयोग कर सके, ऐसा माहौल सुनिश्चित कराने के लिए रामपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। हम सभी लोगों ने विगत दिनों अच्छी कार्रवाई की है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जनपद को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सीएपीएफ के कंपनियां हैं, आरएफ और बीएसएफ कंपनियां आई हैं, पीएसी का बल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल पुलिस के जवान भी रहेंगे चुनाव के दौरान ड्यूटी के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने लखनऊ के गन्ना संस्थान में बोलते हुए कहा कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन बौद्धिक गुलामी से हम मुक्त नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने हमें बांटने का कुत्सित प्रयास किया था, हमारे इतिहास को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया था और पढ़ाया गया। धर्मनिरपेक्षता के मायाजाल में भारत के हिंदुओं को सांप्रदायिक ठहराया गया। नई शिक्षा नीति में इस गलती को सुधारने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर राम कथा का भी मंचन किया गया। जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सारे विश्व के कल्याण करना चाहिए। तो इसलिए सभी को यही उद्देश्य है। राष्ट्र धर्म जिसे महर्षि अरविंदो ने दो चरणों के बाद, एक राष्ट्रभाव को जागरूक करते हुए उसके चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर समग्र राष्ट्र को विश्व की चेतना को ऊपर करने के लिए उसके उन्होंने अति मानवता के स्तर पर भी जाने के लिए इस देश के लोग अपनी साधना करनी चाहिए। और वह यह संभव है क्योंकि इस पुण्य भूमि में हजारों वर्षों से उस प्रकार की तपस्या साधना किए हुए लोग रहने के कारण वो ऐसे संकीर्णता से छोटे मन से सोचते नहीं। कन्नौज महोत्सव का जिले के बोर्डिंग मैदान में आयोजन किया गया। 17 वर्षों से इस महोत्सव का लगातार आयोजन किया जा रहा है। कन्नौज का भारतीय इतिहास में शौर्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामरिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। राजा हर्षवर्धन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और आला उदल की वीर गाथाएं यहाँ की फिजा में बिखरी हुई हैं। कन्नौज पूरी दुनिया में महक बिखेरता है। यहाँ की गलियां सुगंध की हवाओं को लिए हुए लोगों को सुगंधित करती हैं। यहाँ के बने इत्र की पूरी दुनिया मांग रहती है। इस कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने गायन से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जब दुनिया में नफरत को बढ़ावा मिल रहा है तब कन्नौज सुगंधित रिश्तों के साथ लोगों को जोड़ रहा है। इस अवसर पर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सपा को जनता नकार चुकी है और मैनपुरी से भी यही फैसला आएगा। मैनपुरी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। हर एक चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और इस चुनाव में खासकर ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव है। एक और समाजवादी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि परिवार और बस वही परिवार आगे
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं, सुरक्षा सबको दी है, सबको सम्मान दिया है और सर्व समाज को जोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैनपुरी के चुनाव में न सिर्फ जीत होगी बल्कि बहुत बड़ी जीत होगी और मैनपुरी से एक बहुत बड़ा संदेश आएगा कि परिवारवाद को भारत, उत्तर प्रदेश, मैनपुरी पूरी तरीके से नकार चुका है और सब लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने की काम। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने कानपुर देहात में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विद्यालयों में पेंटिंग और मुख्य स्थानों पर होर्डिंग के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। स्कूली वाहनों की फिटनेस नियमानुसार जांची जाए और जो मानकों के अनुरूप ना हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने को कहा था। प्रत्येक वर्ष 22,000 लोग प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसमें खराब रोड और यातायात सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा, जो सड़क सुरक्षा के बारे में भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे प्रदेश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा फैटेलिटी, डेथ्स का जो मुख्य कारण ये देखा जाए तो एक्सीडेंट से मुख्य कारण। तो माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं 2 साल में कोविड में जितने लोगों का डेथ हुआ है उससे ज्यादा 1 साल में जो है एक्सीडेंट से लोग जो है इसमें मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अमृत महोत्सव चल रहा है तो हमारे हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है कि भाई इसको कैसे कम कराया जाए। इसको रोड इंजीनियरिंग को ठीक करना हो, जगह जहाँ खतरनाक जगह है उस पर खतरनाक मोड़ है वहां पर एक उसको साइन बोर्ड्स, एक इफेक्टिव साइन बोर्ड्स लगाना है कि भाई आगे खतरा है इसमें, जो ताकि उसमें ड्राइवर के दिमाग मस्तिष्क पे थोड़ा अलर्ट दे दें कि भाई थोड़ा अलर्ट होके चलो, इसमें यहाँ पे आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो उसी तरह का सब ब्लैक स्पॉट्स है। ब्लैक स्पॉट्स में सपोज सड़क में अचानक गड्ढा हो गया, वो जा रहा है अचानक गड्ढा, फिर उसमें आदमी जो है तेजी से जा रहा है। दूसरा जो है, जो एनफोर्समेंट की भी बात है, वो ओवर स्पीड करते हैं, सड़क डिसिप्लिन नहीं है। उसको आज जो एक्सीडेंट हुआ है गोंडा में, वो बोल रहा है कि उसको रॉन्ग साइड पे चल रहा है उसको ट्रक। तो ये जो है रोड डिसिप्लिन की भी जरूरत है। बहुत सारे बच्चे जो सड़क पे स्टंटिंग करने लगते हैं, आज दिन बोला सभी कॉलेजों में जाकर बच्चों को समझाने की जरूरत है। ये मजाक नहीं है, ये जीवन के लिए जो है ये खतरा है। सड़क पे आप स्टंटिंग कर रहे हो, आप स्टंटिंग सीखना चाहते हो अलग से जाओ, उसको उस ढंग से सीखिए, नहीं भाई सड़क पे करने लगा आपने भी जीवन खतरा, दूसरों को भी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को भू परीक्षक मृदा परीक्षण उपकरण के प्रभावशाली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मान्यता दी गई है। यह यंत्र क्रांतिकारी आविष्कार है जो 90 सेकेंड में मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी दे सकता है। 5 ग्राम सूखी मिट्टी के नमूने के उपयोग से मिट्टी के 6 महत्वपूर्ण मापदंडों की जानकारी देता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक कार्बन, मिट्टी की सामग्री और कटियन आयन विनिमय क्षमता की जानकारी देता है। इस बार इसे IIT कानपुर को भू परीक्षक, जो एक भूमि की गुणवत्ता के नापने का डिवाइस है, जो पोर्टेबल है, हाथ में पकड़ने के लिए सफिशिएंट है और जो डायरेक्टली मोबाइल में इंफॉर्मेशन देता है, उसके लिए मिला है। जब इसका ये निर्माण किया गया था तो इसलिए किया गया है कि ये सोच के किया गया है कि किसान भाई के पास डायरेक्टली सीधे उनको इंफॉर्मेशन मिल सके, सीधे इनको ज्ञान मिल सके अपने भूमि के बारे में, जिससे कि वो उसको यूज कर सके, इस नॉलेज को, इस डेटा को अपने खाद कौन सा उचित खाद यूज कर सके अपने क्रॉप के लिए। और मुझे ये बड़ी खुशी है ये बताने में कि करीबन 200 से ज़्यादा ये डिवाइस अभी भारत देश में, पूरी भारत देश में है और करीबन 1000 से ज़्यादा इसके ऑर्डर्स अभी आ चुके हैं। मेरा ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजी जो है फार्मर को और परिपक्व करेगा कि और इफेक्टिव जो है खेती कर सके। समाचारों में अब देखते हैं आकांक्षी जिले की खबर।
आकांक्षी जनपद सोनभद्र में गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नीट परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर में एकलव्य कोचिंग के नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है। अभ्यर्थियों को तकनीकी के साथ शिक्षा दी जा रही है और निःशुल्क किताबें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनजातीय बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ मुख्यधारा में लाने के लिए कोचिंग संस्थान शुरू किया गया है। तो अगर उस थीटा को अगर हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा और एक हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? और मेरा परिवार बहुत ही गरीब है सर। इंजीनियर बनने की ये नहीं थी और पापा सोच भी नहीं सकते थे कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूंगी। इसके बाद पापा बोले कि गवर्नमेंट है जाके कोचिंग करो। फिर यहाँ मेरे पापा कोचिंग के लिए भेज दिए सर और यहाँ की पढ़ाई से मैं बहुत अच्छी हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब अच्छे पीरियड चलते हैं सर और आगे की पढ़ाई भी मैं अच्छी करूँगी। यहाँ पे मेरा कोई फीस नहीं लग रहा है और मैं पढ़ रही हूँ और मुझे इस पढ़ाई से बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा ये पढ़ाई अगर चलते रहे तो मुझे आगे ज़रूर सफलता मिलेगी। इससे मैं तो बाहर नीट की कोचिंग करने के लिए नहीं सोची थी, लेकिन हाँ इतना था कि घर से ही ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए सोची थी और इससे भी नहीं फिर भी इतना मतलब पापा मेरे बोलते थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें कराएंगे, लेकिन बाहर जाके नीट की कोचिंग के लिए नहीं सोची थी। से इतना ज़्यादा मतलब उस लायक जैसे इतना ज़्यादा घर में आमदनी नहीं था ना कि मैं 2 लाख रुपए सालाना देके और बाहर में कोचिंग कर सकूं नीट की। मेरे मम्मी पापा फैमिली का बैकग्राउंड सही नहीं है, उतना फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में सुना, यहाँ नीट जे कोचिंग के लिए डीएम ऑफिस या विकास समाज कल्याण विभाग में सुना मैंने। तो मैंने अप्लाई किया था सर पोस्टर के थ्रू, QR कोड के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया, इसके थ्रू हो गया सिलेक्शन सर। और यहाँ पे जो देखा जाए तो सारा सुविधा सही है और सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, टीचर भी अच्छे हैं और यहाँ के डीएम का सपोर्ट है सर। डीएम आते रहते हैं और वार्तालाप करते रहते हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी मतलब ऐसे अच्छी नहीं थी कि जो वो मुझे कोचिंग कराने के लिए सोचते हैं, लेकिन इस निःशुल्क सेवा के तहत मैंने एग्ज़ाम देके जो यहाँ एडमिशन लिया उसके तहत मैं यहाँ कोचिंग कर रही हूँ। अब इसके आगे मैं अपने भविष्य में अच्छा कुछ कर सकूँगी। फतेहपुर में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों और ग्रामीण महिलाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ग्राहकों को बताया गया कि ओटीपी, पासवर्ड, CVV नंबर तथा गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। ग्रामीण लोगों को गोष्ठी व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया गया, जिससे वह किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। सुरक्षित बैंकिंग के साथ साइबर क्राइम से बचने के अन्य तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। फ्रॉड फोन आते हैं जो कि हमें मालूम नहीं रहता है कि किस तरीके से बैंक वाले फ़ोन करते हैं या बाहर से फ़ोन आते हैं। जैसे कि आधार कार्ड नंबर और OTP ये सब मांगते हैं तो ये बैंक वाले नहीं मांगेंगे क्योंकि वो बैंक की शाखा द्वारा होता है। सर लोगों ने बैंक के बारे में बताया जानकारी कि जैसे हम लोगों के पास मोबाइल में कोई फ़ोन आता है तो कोई कहता है कि आप लोगों को फ्रॉड फ़ोन आता है कि आप अपना आधार दे दीजिएगा और क्या मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, अपनी ID दे दीजिएगा तो आपका मतलब इतने का लाभ होगा और फ्रॉड तरीके से बात करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी दी तो हम लोगों को वास्तविक में नहीं पता था कि बैंक से आता है फ़ोन की या बाहर से आता है फ़ोन। तो हम लोग सोचते हैं कि बैंक से ही आया होगा, हम लोग दे देते हैं। तो ये चीज़ के बारे में हमें अंतर बताया कि अगर बैंक से आता है फ़ोन तो वो मतलब बैंक वाले जो भी अधिकारी होंगे वो बोलेंगे कि आप अपनी शाखा में संपर्क करें और जो भी दिक्कत हो उसको आके निवारण कर लें। और अगर फ्रॉड वाला फ़ोन जाता है तो वो आधार मांगेगा और OTP नंबर मांगेगा। इसी प्रकार सर ने सभी तरह की हम लोगों को जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा NIAP राष्ट्रीय सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह पर आउटरीच प्रोग्राम, कस्टमर मेला, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कस्टमर को जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल कि हमने किसी को OTP बता दिया, हमारा पैसा निकल गया, कहीं आधार में हमने अंगूठा बायोमेट्रिक के थ्रू हमारा पैसा निकल गया। तो इस तरह किस तरह हम बच सकते हैं इससे? अपना पासवर्ड शेयर ना करें, अपना किसी को पिन ना बताएं, CVV ना बताएं और
इस तरह के लोगों को जागरूक किया गया कि आप अपना पैसा सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। काशी तमिल संगमम का छठा समूह दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शाम 7:30 बजे पहुंचा। ये समूह शिक्षकों का समूह है। इस समूह के स्वागत के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग हुआ, जिसमें ढोल नगाड़े बजाकर और फूल की पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इस समारोह को भाजपा महानगर शिक्षक मंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर जो मोदी जी की जो एक श्रेष्ठ भारत नेक भारत का जो एक नारा है, तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो तहजीब को एक सूत्र में बांधने का काम जो मोदी जी ने किया है तमिल संगम के रूप में, और काशी की पूरी जनता आज जो है उनका स्वागत करने के लिए शिक्षकों का जो एक मंडल प्रतिबंधन मंडल 230 लोगों का यहाँ आ रहा है, उनके स्वागत के लिए यशोपरों से, चंदौली जनपद से, भदोही जनपद से, महानगर जनपद से और जो है बनारस जनपद से, तमाम जनपदों से शिक्षक आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। मोदी जी के सपनों का जो भारत है, जो श्रेष्ठ भारत नेक भारत और एक भारत की जो नारा उन्होंने दिया हुआ है, इस नारा को आज यहाँ अच्छा से। बरेली में मटर की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। कम पानी से तैयार होने वाली इस फसल में लागत कम है और लाभ अधिक है। प्रदेश सरकार का उद्यान विभाग अत्याधुनिक मशीनों की खरीद पर 80 से 90% अनुदान दे रहा है। किसानों को सरकारी दर पर बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कम लागत से अधिक फसल पैदा करने के साथ गेहूं धान की खेती से अलग खेती करने के लिए प्रेरित करना है। मटर में हमारे यहाँ सरकार द्वारा जो हमारे फाउंडेशन और ब्रीडर सीड उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी दर शासन द्वारा निर्धारित रहती है। इस बार हमारे 65 रुपये से लेकर प्रजातिवार 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों के लिए बीज उपलब्ध था। तो जिसमें 81 उदय पंत मटर थी, आज़ाद P3 एक वैरायटी आई थी आर्किल। तो हम किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे मटर बहुत कम पानी चाहने वाली फसल है, तो मटर में हम लोग ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन, तो मोस्टली मटर में जो हमारा रेन गन और मिनी स्प्रिंकलर बहुत कारगर होता है, जिससे उसको हम 80 से 90% अनुदान कृषकों को देते हैं। जो हमारे लघु सीमांत कृषक, महिला, SC ST कृषक हैं, उनको 90% अनुदान देते हैं। अन्य कृषकों को सभी को 80% अनुदान देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।